Namaskar, this is Anand Rupam and welcome to Unknown Patriots. दोस्तों इस चैनल को कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। एक बात बतानी थी दोस्तों, ज़रा सोच के देखिएगा कि हमें जो इतिहास पढ़ाया गया है आज तक, क्या यही एक वर्जन है इतिहास का, या कोई एक पैरेलल इतिहास भी है जिसे लिखा गया है और रिकॉर्ड किया गया है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही एक पैरेलल इतिहास एक सीक्रेट फाइल में दबी पड़ी है। इसे मित्रोखेन फाइल्स बोलते हैं। वो इतिहास जो इंटेलिजेंस का बाइबल माना जाता है और इंटेलिजेंस की दुनिया में मित्रोखेन फाइल्स को पढ़ा जाता है, उसमें ऐसे तथ्य हैं जो आम लोग नहीं जानते हैं। उसमें शास्त्री जी की मृत्यु कैसे हुई उसका ब्यौरा है। वहाँ पे ये भी लिखा गया है कि 1945 के बाद की तथाकथित जो नेताजी का प्लेन क्रैश तोहोकू जापान में हो गया था, उसके बाद भी नेताजी कैसे सालों तक साइबेरिया में रहे, इसका भी जिक्र है। और एक चीज़ की जिक्र है कि कैसे अंतोनियो माइनो नाम की एक बारबाला को भारत में प्लांट किया गया, जो भारत की बहू बनती है और उनका नाम बदल के हो जाता है सोनिया गांधी। ये वही महिला हैं जो जिम्मेदार हैं मालेगांव ब्लास्ट के लिए। पिछले सप्ताह आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे कर्नल श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा और भी कुछ लोग, ये लोग दोषमुक्त हो गए कोर्ट के द्वारा। 2008 का जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, ये इतना बड़ा एक महाषड्यंत्र था कि अगर इस षड्यंत्र में और इस नैरेटिव को गढ़ने में ये लोग कामयाब हो जाते पूरी तरह, तो पूरे देश का चरित्र ही बदल जाता। अब हमें ये देखना है कि मालेगांव का ब्लास्ट और इसका जो इम्प्लिकेशन है, और ये कोर्ट से जो साध्वी प्रज्ञा को, श्रीकांत पुरोहित को, ऐसे लोगों को जो बरी किया गया, इसके दूरगामी परिणाम क्या है और इसके पीछे का षड्यंत्र वो कितना डेवास्टेटिंग था और इसके क्या क्या रिपरकशंस थे और आगे हो सकते थे। 2008 का मालेगांव ब्लास्ट के पहले 2006 में भी एक मालेगांव में ब्लास्ट हुआ था, 2006 मालेगांव ब्लास्ट। वो सिमी के द्वारा करवाया गया था और वो भी मस्जिद पे। तो अब ज़रा ये सोच के देखिए कि सिमी जो एक कट्टर जिहादी आतंकवाद ऑर्गेनाइजेशन है, वो मस्जिद पे क्यों हमला करवाता है। दरअसल सिमी इसलिए हमला करवाता है क्योंकि उसे एक बहुत बड़ा एक नैरेटिव गढ़ना था आने वाले समय के लिए। ये सिमी का ही एकमात्र प्लॉट नहीं था, ये पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम, सोनिया गांधी, इन लोगों द्वारा रचा गया एक बहुत बृहद प्लान था जो आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर्स में उन्हें अंजाम देना था। और इसकी शुरुआत 2006 से ही हो गई थी कि 2006 में जो मालेगांव ब्लास्ट हुआ वो मस्जिद में हुआ। ये बताया गया कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता और ये आतंकवाद बॉम्ब ब्लास्ट कहीं भी हो सकता है, सिर्फ मंदिर में नहीं, रेलवे स्टेशन पे नहीं, किसी होटल में नहीं, बल्कि एक मस्जिद में भी हो सकता है। तो वहीं से एक सीड डाली गई एक नैरेटिव की कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं हो सकता है और आतंकवाद किसी भी धर्म का इंसान कर सकता है और वो मस्जिद में भी हो सकता है। और इसकी ट्रेनिंग 2005-2006 से ही स्टार्ट हो गई थी कांग्रेस के समय में। फिर आता है 2008। श्रीकांत पुरोहित वन ऑफ द टारगेट्स क्यों थे। श्रीकांत पुरोहित डिफेंस इंटेलिजेंस का वो एक जावाज ऑफिसर था जो अपने सीक्रेट मिशन में
बहुत सारे उनके आज भी जो मिशंस हैं वो क्लासिफाइड हैं, बट वो नार्को टेरर के बहुत डीप रूट में घुस गए थे महाराष्ट्र में। और वो नार्को टेरर का लिंक दाऊद गैंग, लश्कर ए तैयबा, शरद पवार, कांग्रेसी इकोसिस्टम और पूरा जो जिहादी नेटवर्क और आने वाले समय में जितने भी सब्सिक्वेंट बॉम्ब ब्लास्ट्स के प्लान थे उसके साथ ये नार्को टेरर और इससे जो पैसे की जो उगाही होती थी और उसके बाद जो उसे हवाला से ट्रेस किया जाता था, इसके पूरे नेटवर्क को इन लोगों ने फंड करने का एक मैकेनिज्म बना लिया था कि ये श्रीकांत पुरोहित ऐसे एक टिपिंग पॉइंट पे पहुंच गए थे जहाँ पे वो एक बहुत बड़ा पर्दाफाश कर सकते थे और ये सारा जो इनका कांग्रेसियों का, शरद पवार का, दाऊद इब्राहिम का और जिहादियों का जो नेटवर्क था और आने वाला जो बॉम्ब ब्लास्ट वो लोग करवाना चाह रहे थे, उसके टिपिंग पॉइंट पे श्रीकांत पुरोहित पहुंच गए थे। अब श्रीकांत पुरोहित जब इतने एक टॉप सीक्रेट मिशन पे काम कर रहे थे तो इनको इम्प्लिकेट किया कैसे गया, ये लोग जाने कैसे कि श्रीकांत पुरोहित ऐसी चीज़ों पे काम कर रहे हैं। यहाँ पे ये बात कही जाती है कि एक आर्मी का ही कोई एक और ऑफिशियल है जिनका नाम अभी तो लेना ठीक नहीं होगा, उनको एक पाकिस्तानी महिला हनी ट्रैप करती हैं और उसके बाद हनी ट्रैप करने के बाद वो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन निकालती हैं और उससे ये जाना जाता है, उस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन से, उस आर्मी ऑफिसर से जो कि माना जाता है कि कर्नल रैंक के ही थे, और हनी ट्रैप होने के बाद वो बहुत सारे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन उस पाकिस्तानी महिला के साथ वो शेयर करते हैं जिसमें श्रीकांत पुरोहित का नाम आ जाता है कि श्रीकांत पुरोहित ऐसे ऐसे नार्को ऑपरेशंस पे वो काम कर रहे हैं। इसके बाद एक प्लॉट रची जाती है श्रीकांत पुरोहित को इम्प्लिकेट करने के लिए और उनको फंसाने के लिए। वो उस समय पंचगनी में एक ट्रेनिंग ऑफिसर थे, ही वॉज अ ट्रेनर। वो आर्मी के डिफेंस इंटेलिजेंस को भी ट्रेनिंग दे रहे थे और इसके अलावा मुंबई के महाराष्ट्र एटीएस को भी उन्होंने ट्रेनिंग दे रखी थी, महाराष्ट्र एटीएस को भी वो ट्रेनिंग दे रहे थे। पंचगनी से उन्हें ये बोला जाता है कि उनकी जो है पोस्टिंग हो गई है, उनका ट्रांसफ़र हो गया है और वहाँ से उनको उठा लिया जाता है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का केस ये था कि उनके नाम पे रजिस्टर्ड एक स्कूटर था जो 4 साल पहले वो बेच चुकी थी। उसे लिंक करके ये इस्टेब्लिश करने की इन लोगों ने कोशिश की कि साध्वी प्रज्ञा जो हैं वो इस मालेगांव ब्लास्ट में वो इन्वॉल्व्ड है। अच्छा, ये एक श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा, इन लोगों का एक तो श्रीकांत पुरोहित एक पॉइंट पे पहुंच गए थे जहां पे वो लोग बहुत सारी चीज़ वो डिस्क्लोज़ कर सकते थे, बहुत कुछ राज वो जान चुके थे इस पूरे इकोसिस्टम का। साध्वी प्रज्ञा को दिखाना कि वो गेरुआ वस्त्रधारी, वो भी महिला, वो भी इन्वॉल्व हैं। उसके बाद स्वामी असीमानंद, वो भी एक गेरुआ वस्त्रधारी। तो ये एक पूरा एक स्पेक्ट्रम को क्रिएट करके एक नैरेटिव फैलाना, लोगों के मन में ये इस्टेब्लिश करना कि भगवाधारी भी आतंकवादी हैं और इनके साथ एक आर्मी ऑफिसर भी इन्वॉल्व है, ये एक नैरेटिव को क्रिएट करना। और ये 2008 का मालेगांव नहीं, 2000 मालेगांव, 2008 के पहले भी 2006 में भी मालेगांव, जो कि मालेगांव 1 उसको मानिए, वहीं से ये सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी। और इसमें सोनिया गांधी, पी चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और इनका और दाऊद और शरद पवार, इन लोगों का पूरा ये इकोसिस्टम इसमें इन्वॉल्व था। ये सारे बेसिकली इस मालेगांव ब्लास्ट के बाद जो हुआ वो जानते हैं, 26/11 का अटैक हुआ और 26/11 अटैक में जो कसाब पकड़ा गया, ये सभी जानते हैं कि उन्होंने, कसाब ने कलावा पहन रखी थी। और ताज्जुब की बात ये है कि कसाब जो है उसे मराठी भी बोलने आती थी। तैयारी ये पूरी थी कि ये इस्टेब्लिश कर देना कि ये कसाब जो है कोई राजेश कुमार या राकेश कुमार है, ये यहीं का लोकल है, मराठी भी बोलने आता है,
वो तो तुकाराम आमले ने उसे पकड़ लिया और उनका सारा प्लान जो है ध्वस्त हो गया। नहीं तो बेसिकली 26/11 को आप बेसिकली लिंक कीजिए 2006 से, कि 2006 से इनकी पूरी प्लानिंग तैयार हो गई थी। बेसिकली सिर्फ भगवा आतंकवाद ही स्टैब्लिश करना, नैरेटिव्स को स्टैब्लिश करना इन लोगों का फाइनल गोल नहीं था। इन लोगों का फाइनल गोल था मोदी को ख़त्म करना, आरएसएस को ख़त्म करना, ताकि सदियों तक ये लोग रूल कर सके। और ये लोग, आप याद कीजिए, जब इशरत जहां को भेजा गया था मोदी को असैसिनेट करने के लिए, ये लोग तभी समझ गए थे कि मोदी आने वाले समय में इनके सबसे बड़े पोटेंशियल थ्रेट हैं। 2004 का इलेक्शन कांग्रेसियों ने किसी तरह जीत लिया था। 2009 में उन लोगों को उम्मीद नहीं थी कि वो जीतेंगे, इसलिए वो 2006 से ही ये प्लान इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया था। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात बताता हूँ कि 2008 में 26/11 अटैक होने के एक महीने पहले ही, जिस समय मालेगांव का ब्लास्ट हुआ, क्योंकि मालेगांव 2008 का जो ब्लास्ट हुआ सितंबर में, उसके 1.5 महीने के अंदर ही 26/11 का भी अटैक हो गया। अब कांग्रेसियों ने बहुत सीक्रेटिवली लश्कर तोयबा के साथ एक एमओयू साइन किया था, और उसके बाद ही देखते हैं कि मालेगांव ब्लास्ट होता है, और उसके बाद ही 26/11 का अटैक होता है। तो ये बहुत ही एक गंभीर मामला था। श्रीकांत पुरोहित आज अगर जिंदा हैं तो ये जान लीजिए कि श्रीकांत पुरोहित को बहुत टॉर्चर किया गया, ये सभी जानते हैं। साध्वी प्रज्ञा को भी बहुत टॉर्चर किया गया। श्रीकांत पुरोहित को जब पंचगनी से उठाया गया और उसे टॉर्चर किया गया, और उसके बाद बोला कि आप जाइए, छोड़ दिया जा रहा है आपको, उस समय एक कांस्टेबल श्रीकांत पुरोहित को रोकते हैं और ये कहते हैं कि आप यहाँ पुलिस थाने से नहीं जाइएगा, क्योंकि मुझे एक रिवॉल्वर दिया गया है कि पीछे से आपको गोली मार देने के लिए, एनकाउंटर कर देने के लिए, तो आप पुलिस थाने के बाहर नहीं जाइएगा। वो पुलिस कांस्टेबल श्रीकांत पुरोहित को इसलिए बचाते हैं क्योंकि श्रीकांत पुरोहित ने महाराष्ट्र एटीएस और मुंबई पुलिस को भी टेररिस्ट ऑपरेशंस के लिए ट्रेनिंग दे रखी थी, और ये कांस्टेबल भी श्रीकांत पुरोहित के अंडर में ट्रेनिंग ले रखी थी। इसलिए ये कांस्टेबल श्रीकांत पुरोहित को ये षड्यंत्र जो है ये बता देते हैं कि कैसे आपको मारने के लिए मुझे एक पिस्तौल दी गई है और आप जेल से बाहर ना निकले। और अगर वो कांस्टेबल वहाँ उस रात नहीं होते तो श्रीकांत पुरोहित कदाचित आज जीवित भी नहीं होते। इस चीज़ को समझिए। अब ये बताया गया कि श्रीकांत पुरोहित जो है वो आरडीएक्स को आर्मी के डिपो से चुराते हैं और उसे यूज़ करते हैं। इस चीज़ को स्टैब्लिश करने की इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन ये बता दूं कि आरडीएक्स इंडियन आर्मी यूज़ ही नहीं करती है। हाँ, आरडीएक्स आईएसआई ज़रूर यूज़ करती है। इंडियन आर्मी कभी भी, एक तो आर्मी के डिपो से आप यूं ही ऐसे चुरा नहीं सकते हैं। दूसरी बात, इंडियन आर्मी कभी भी आरडीएक्स यूज़ नहीं करती है। ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा, महाराष्ट्र एटीएस ने श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और भी जो 3 लोग थे, इन पे मकोका लगा दिया था, जो कि एनआईए जब 2011 में जब एनआईए जब इन्वॉल्व हुई तो एनआईए ने सबसे पहले इनके ऊपर से मकोका का चार्ज हटाया कि मकोका लगाने का तो कोई सवाल ही नहीं है। ये जानबूझ के इनको इम्प्लिकेट करने के लिए ये मकोका डाला गया था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। आप अगर देखें तो एक सवाल ये भी उठता है कि ये सारी घटनाएं जो हैं, ये नैरेटिव मालेगांव 1, 2, उसके बाद 26/11 सारा महाराष्ट्र में क्यों हुआ? एक तो महाराष्ट्र में उस समय कांग्रेस की सरकार थी, और उसके बाद अंदर का जो सारा इकोसिस्टम था, दाऊद इब्राहिम का ग्रुप था, सारा जिहादी वहाँ पनप रहे थे, और वहाँ एक पूरा समझ लीजिए कि मिनी पाकिस्तान का एक स्टैब्लिशमेंट हो गया था। शरद पवार उसमें इन्वॉल्व थे। तो इसलिए सारे जितने भी ब्लास्ट्स हुए और सारा षड्यंत्र जो हुआ, वो दाऊद, शरद पवार, जिहादी यूनिट्स, लश्कर ए तोयबा
और जो मिनी पाकिस्तान जो हर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में है, इनका साथ लेने के बाद ये षड्यंत्र को अंजाम दिया गया। उसके बाद दोस्तों जब 26/11 का अटैक होता है, तो उसी रात शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर थे, वो इंडिया में मौजूद थे, और उन्हें जब खबर दी जाती है तो वो चुपचाप अपना चार्टर प्लेन लेके भाग जाते हैं। और ऐसा षड्यंत्र देखिए कि हमारे यहाँ का जो होम मिनिस्ट्री का और डिफेंस मिनिस्ट्री का जो कोर पूरी टीम थी, जिन्हें वॉर रूम में होना चाहिए था, वो पाकिस्तान विज़िट कर रहे थे, और षड्यंत्र के तहत पाकिस्तानी जो वहाँ का जो तंत्र है वो क्या करते हैं कि हमारे सारे डिप्लोमेट्स को पाकिस्तान में एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, हिल स्टेशन है मरी, वहाँ मरी में भेज देते हैं। और वहाँ ना कोई कम्युनिकेशन था, वो मरी में बोलते हैं कि आप लोग बिरयानी खाइए, बियर पीजिए, और वो लोग वहाँ फंस के रह जाते हैं और उन तक खबर नहीं पहुँचती है कि यहाँ 26/11 का अटैक हो चुका होता है। राजेंद्र सिंह नाम के आईबी के एक ऑफिसर जो वहाँ रहते हैं, उनको एक गट फीलिंग होती है कि कुछ तो गड़बड़ है, एक तो कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। वो सडनली बोलते हैं कि हमें और यहाँ टाइम नहीं बिताना चाहिए और हमें इमीडिएटली इंडिया वापस आना चाहिए। वो इंसिस्ट करते हैं और पूरे टीम को जो है राजेंद्र कुमार के कहने पे, उनके इंसिस्टेंस पे इंडिया टीम वापस आती है। और सोनिया गांधी इससे बहुत क्रोधित हो जाती हैं कि तुमको वहाँ और रुकना था, तुम क्यों वापस आ गए। और सोनिया गांधी, बिलीव इट और नॉट, राजेंद्र कुमार पे आईबी का एक इंक्वायरी कमेटी बैठा देती है। आप समझ लीजिए कि उस समय में कांग्रेस ने एक इंटेलिजेंस यूनिट को दूसरे इंटेलिजेंस यूनिट के खिलाफ कर देती है, फिर वहाँ पर रॉ को भी इन्वॉल्व कर देती है, रॉ से आईबी का इंट्रोगेशन करवाती है। इसका मतलब सारे इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को एक दूसरे से भिड़ाने का वो सारा षड्यंत्र सोनिया गांधी कर चुकी थी। इट वाज अ टोटल केओस। पूरे चीज़ को जिस तरीके से हैंडल किया गया था, और अगर आपको ध्यान होगा कि ये जो सारा नैरेटिव गढ़ा गया था, और रिसेंटली भी आपको ध्यान होगा महाराष्ट्र में यही कांग्रेस के ही शासन में पालघर साधुओं पे अटैक हुआ था। और ये भी इंटेलिजेंस के द्वारा ये खबर है कि ये पालघर पे जो साधुओं पे जो अटैक हुआ था, यहाँ भी क्रिश्चियन मिशनरीज शामिल थे, जिहादी शामिल थे, इवन कि नक्सली शामिल थे। यहाँ पे जो बात आती है साध्वी प्रज्ञा, श्रीकांत पुरोहित, स्वामी असीमानंद, ये लोग, श्रीकांत पुरोहित को तो मैंने बताया कि कैसे नार्को टेरर का वो एक ऑपरेशन में इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्हें इम्प्लिकेट किया गया। साध्वी प्रज्ञा और स्वामी असीमानंद, ये लोग जो एंटी कन्वर्जन, ये लोग जो क्रिश्चियन कन्वर्जन और ये लोग जो इस्लामी कन्वर्जन का ये लोग रैकेट सबसे ज़्यादा जो महाराष्ट्र में चल रहे थे, इस पर ये लोग काम कर रहे थे। तो इसलिए इन्हें भी इम्प्लिकेट करने का, तो इससे इन लोगों का कई ऑब्जेक्टिव ये लोग हासिल करना चाह रहे थे। एक तो ये दिखाना कि आर्मी वाले भी सैफरन टेररिज्म में इन्वॉल्व हैं, साध्वी हैं जो कि लेडी हैं, स्वामी असीमानंद है, गेरुआधारी बूढ़े हैं, और ये लोग जो एंटी कन्वर्जन पे काम कर रहे थे, एंटी कन्वर्जन को रोकने की कोशिश कर रहे थे, इस चीज़ पे भी रोक लगाने के लिए इन लोगों ने ये एक महाषड्यंत्र किया। और उसके बाद 26/11 में आप जानते ही हैं कैसे बाज़मी ने एक किताब लिख डाली थी 26/11 के अटैक के जस्ट 2 दिन बाद, और उसे विमोचन करने के लिए हमारे दिग्विजय सिंह भी पहुंच गए थे। और एक बहुत इंटरेस्टिंग सी बात है कि हेमंत करकरे और परमवीर सिंह का नाम आता है इस महाराष्ट्र एटीएस के इन्वेस्टिगेशन में, श्रीकांत पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा वाले मैटर पे। हेमंत करकरे से दिग्विजय सिंह, जो कि किसी ऑफिशियल पोस्ट पे भी नहीं थे कांग्रेस में, वो कोई मिनिस्टर भी नहीं थे, वो डायरेक्टली दिल्ली से हेमंत करकरे को फ़ोन करके मालेगांव ब्लास्ट कह रहे हैं, 26/11 के अटैक के समय हेमंत करकरे से डायरेक्ट हॉटलाइन पे वो बात कर रहे थे कि क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है। और उसके बाद हेमंत करकरे की डेथ भी हो जाती है। कहते हैं कि 26 ये टेररिस्ट ने गोली मारी थी, लेकिन यहाँ भी एक कैच है, इस पे भी हो सकता है कि एक अलग एपिसोड बनाना पड़ जाए। ये भी अपने आप में एक षड्यंत्र है। और ये बात भी सत्य है कि हेमंत करकरे 26/11 में
उनकी डेथ हो गई, वो दिवंगत हो गए। लेकिन साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने ये आरोप भी लगाया था कि हेमंत करकरे परमवीर सिंह के साथ मिलके उन पे बहुत टॉर्चर किया था, कांग्रेसी जो भी आलाकमान हैं उनके कहने पे। तो ये सारी बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चन मार्क आज भी रह गई हैं, और ये ईश्वर की एक कृपा ही है कि कैसे श्रीकांत पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर और भी जो लोग थे, ये लोग कैसे बरी हो गए, और ये जो महाषड्यंत्र था और ये नैरेटिव जो ये लोग गढ़ने की कोशिश कर रहे थे, ये धरा का धरा रह गया। तो दोस्तों, इसी नोट पे आज का ये एपिसोड मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।